नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रमुख राजनीतिक दल की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो वहाँ की प्रमुख दो दल चुनाव लड़ रही है, एक महागठबंधन के नाम से, जिसकी एक प्रमुख पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, एवं उन्होंने अलायंस कर रखा है कांग्रेस पार्टी के साथ। वहीं दूसरी ओर एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसमें सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इन सबों के बीच अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में भी चुनाव होने जा रहा है। हमारे देश में अभी त्योहार का भी माहौल है। बहरहाल अनेकों राज्यों में दुर्गा पूजा की भी इजाज़त नहीं दी गई है। इसी बीच हमारे देश में बिहार में विधानसभा की चुनाव का आयोजन कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा जी ने तिथि की घोषणा कर दी है। जो तिथि इस प्रकार है: 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। बिहार के अनेक 38 जिला में, जिस जिला में कोरोना और बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ दो दो चरणों में, और जो छोटे जिला हैं जहाँ की आबादी कम है, वहाँ पर एक चरण में चुनाव संपन्न किया जाएगा। इन सबों के बीच आप सभी जानते हैं, बिहार हमारे देश में राजनीतिक जन चेतना के आधार पर बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी राज्य रही है। चाहे वो बात करें हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की या पहली गैर कांग्रेसी सरकार की गठन की, हमेशा से जो बिहार हमेशा से राजनीतिक जन चेतना में आगे रहा है। बहरहाल बिहार में अभी भी मूलभूत चीज़ों की काफ़ी कमी है और वो देश के अग्रणी विकास को अग्रसर है, ऐसा आप कह सकते हैं। वहाँ का जो सरकारी आंकड़ा है उसमें ऐसे बताए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अभी आपने एक चित्र देखा होगा लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। आपको ऐसे तो अनेक राज्य के मजदूर मिलेंगे, चाहे वो राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, बंगाल के थे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ जो सिर्फ बिहार के ही लोग पलायन करके काम करते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से में, आप ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश का ऐसा हिस्सा, ऐसा भूभाग जहां भोजपुरी आधारित भाषा बोली जाती है, और संपूर्ण बिहार ये आर्थिक आधार पे हम नहीं, भारत सरकार की जो संगठन है नीति आयोग, ये भी बताती है। अभी वहाँ चुनाव है, हम सभी लोग जानते हैं चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी के बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में आज़ादी से पहले ही अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग सरकार की स्थापना कर दी गई थी। उसी के तहत बिहार के पहले प्रोविंस के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। वो बिहार में लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे। 1961 में उनका निधन हो गया। उसके बाद से वहाँ 40 साल कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रही, 1950 से लेकर के 1990 तक। लेकिन इन सभी के बीच आप देखोगे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में अलग अलग क्रांति हुई। वो दौर था खेती का। उसके बाद 90s जब लास्ट होने लगा, वहाँ से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इन सभी में बिहार पिछड़ गया। चाहे हम बात करें हरित क्रांति की, औद्योगिक क्रांति की, सभी सामाजिक आधार, जो भी विकास की बात करते हैं, वहाँ से बिहार अपंग होते चला गया। लेकिन अगर आप बहरहाल 1960 का डाटा देखोगे तो आपको बिहार भी एक हिंदुस्तान के समृद्ध राज्य के समकक्ष खड़ा नजर आएगा। अभी बिहार में चुनाव है, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण सिंह 1961 के बाद उनकी देहांत हो गई। उसके बाद वहाँ कांग्रेस सत्ता में 30 साल रही। उस 30 साल के दरमियान उन्होंने करीब करीब 15 मुख्यमंत्री बदले। आप ऐसे समझो, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ हर एक दल को खुश कर, हर एक जाति विशेष को खुश करने का कोशिश किया, चाहे वो भोला पासवान हो या अनेकों नाम, जगन्नाथ मिश्रा। इस तरह से मैं आपको अगर नाम बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता नहीं रही। कोई भी, मैं जो आपको ये 30 साल का टर्म बता रहा हूँ, उसमें सबसे अधिक समय के लिए जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री रहे, जिनका कार्यकाल 2 साल 3 महीने का था। इसके अलावा अनेकों तो ऐसे मुख्यमंत्री रहे, जैसे राम सुंदर दास, भागवत झा आजाद जैसे अनेकों मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने अपने 1 वर्ष का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद पूरे देश में जेपी के अगुवाई वाली एक नई राजनीतिक विचारधारा की आती है। देश में पहला गैर कांग्रेसी सरकार बनता है। बिहार से भी राजनीतिक पटल में काफ़ी नए नए चेहरे आगे उठकर आते हैं, जिसको आप जनरेशन 2 कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव जनता दल की सरकार बनाते हैं। उसके बाद 1995 में भी चुनाव जीतते हैं और वो मुख्यमंत्री रहते हैं। बाद में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, वो जेल चले जाते हैं। जेल से ही राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना करते हैं। वहाँ से उनकी श्रीमती राबड़ी देवी, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो राज्य की मुख्यमंत्री बनती है।
पुनः 2000 में चुनाव होता है, नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं लेकिन अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उसके बाद 2005 में चुनाव होते हैं, वहाँ पर किसी भी एक दल के पक्ष में मतदान नहीं आता है। रामविलास पासवान जी उस चुनाव में किंग मेकर बनते बनते रह गए। तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उसके बाद आम चुनाव होते हैं नवंबर 2005 में, जहाँ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का गठन होता है और राज्य एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। ऐसा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ऐसा वाकई में है। मैंने आपको कांग्रेस के टर्म के बाद जो बताया, श्री लालू प्रसाद यादव जी का टर्म, वहाँ पे बिहार में विकास के कुछ कार्य ही नहीं हुए। आप ऐसे न्यूज़ में तो आपको अपहरण इंडस्ट्री, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स या जो किसी भी जगह का रीड होता है, मध्यम वर्गीय लोग माइग्रेट कर चुके थे। आज जब भी आप बिहार में पलायन की बात करते हो तो आपको दिखेगा लालू यादव के ही राज से वो माइग्रेशन चालू हुआ। मैं किसी राजनीतिक पटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक आम धारणा बता रहा हूँ जो समाज में सही है। हालांकि वो दौर भी अलग था, ऐसा भी बहुत सारे राजनीतिक जानकार कहते हैं, लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो राज्य में अभी तक आज़ादी के 70 वर्ष तक भी वहाँ मूलभूत चीज़ थी ही नहीं। सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पटना से राज्य के अनेक हिस्से जाने में पूरे दिन लग जाते थे, लेकिन स्थिति आज काफ़ी हदों तक बदली है। आज आप पटना से राज्य के किसी भी हिस्से में 6 घंटे में पहुंच जाओगे। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी राज्य का रहने वाला हूं और ये एक सही बात है। बहरहाल बिहार में चुनाव है, अनेक दल अपने अपने आधार पर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक और एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार चुनाव की अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव की कमान सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है जिम्मेवारी। इसके साथ ही महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव हैं जो भी राजनीति में इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, अगर आप देखो भी तो लालू की विरासत की राजनीति मिली है, उन्होंने कोई संघर्ष करके राजनीति हासिल नहीं किया है। अगर आप उनकी विधानसभा या कहीं की भी बात कर लो तो आपको बहुत संघर्ष करते हुए नजर नहीं आएंगे। बस वो अपने आप को बताते युवा का चेहरा। लेकिन आप अगर देखो किसी भी राज्य में बुनियादी विकास के लिए वहाँ जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उनका बनना काफ़ी अच्छा जरूरी होता है। बिहार भारत की एक बड़ी आबादी वाली राज्य है, वहाँ का भूगोल काफ़ी अलग है। राज्य के किसी हिस्से में बाढ़ आती है, कहीं सुखाड़ पड़ता है, जो ज़मीन है वो समतल है, खेती योग्य ज़मीन है। राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन 0 है। आप कह सकते हो कुटीर उद्योग और एमएसएमई की थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित लोगों को रोजगार जरूर मिलता है, लेकिन बहरहाल बेहतर भविष्य की कल्पना करने वाले और रोजगार में अधिक पैसा कमाने के लिए लोगों को आज भी बिहार से बाहर निकलना पड़ता है। ये बिहार राज्य की सच्चाई है। और जो एक बार उस राज्य से बाहर निकल जाते हैं वो बस त्योहार मनाने के लिए बिहार वापस जाते हैं। ये आप देख सकते हो। आमतौर पर जब फेस्टिवल का टाइम होता है तो नई दिल्ली या किसी भी बड़ी भारत की जो आबादी वाली शहर है वहाँ से बिहार जाने वाले लोगों की हालत क्या हो जाती है, जबकि आम दिनों में आपको ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं दिखेगी। इससे आप समझ सकते हैं आज वहाँ की क्या वास्तु स्थिति है। नए राजनीतिक परिदृश्य में वहाँ काफ़ी कुछ माहौल बदला है। 4 दलों से अलग अलग लोग मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो 2 प्रमुख नाम हैं, नीतीश कुमार और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, इन्हीं के बीच मुकाबला है। उसमें भी नीतीश कुमार काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं और अभी तक जिस किसी भी मीडिया कंपनी की सर्वे आई है उसमें आप देख सकते हो एनडीए की सरकार बनती दिखाई जा रही है। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में जनरेशन 2 के जो भी पॉलिटिशियन थे तेजस्वी यादव नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, उनके भाई उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें इन सीटों की तो मैं आपको बता दूं बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें जो एनडीए है उन्होंने 50-50% सीटों का बंटवारा किया है। वहीं कांग्रेस आधारित जो महागठबंधन है उन्होंने कांग्रेस को 70 सीट दिया है, बाकी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, मतलब 143 के आसपास। और जो कुछ उनके सहयोगी हैं उनको भी उन्होंने माले वगैरह को सीट दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक ऐसा चुनाव बनने जा रहा है जिसमें आप प्रीपोल अलायंस नहीं कह सकते हैं। अलग कहीं लोजपा लोगों को खींचतान करते नजर आ रहा है तो कहीं, मतलब जो राजनीतिक जानकार है वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं ये चुनाव होने के बाद कोई भी सरकार 5 साल की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है लेकिन वो सत्ता की गणित नहीं बिठा पाते हैं, वो इस दिशा में अग्रसर है जो कैसे हम वहाँ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे।
जनता दल यूनाइटेड बहरहाल वहाँ 15 साल से सत्ता में है। राष्ट्रीय जनता दल, जिसका आजकल सामाजिक मूल्य लगभग खत्म ही मानिए आप, अब क्योंकि आपको कास्ट मैंडेट पार्टी भी अब आप उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी कम्युनिटी में आरजेडी जिस पार्टी को अपने आप को बताती है, मैं आपको ऐसा अनेकों क्षेत्र बता सकता हूं जहां 1 लाख से अधिक यादव बाहुल्य क्षेत्र है, अब वहां आरजेडी पार्टी नहीं जीतती है। बाकायदा उनकी जो वोटिंग होती है वो 30,000 35,000 तक हो जाती है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं बिहार में कुछ अच्छा होगा, राज्य के लोगों को राज्य में रोजगार मिलेगा, समाज में एक अच्छा माहौल पैदा होगा। इसी के साथ आप हमारे वीडियोस को देखिए और हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव पर आने वाले दौर के भी बारे में अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।